एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपके साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर 5 है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, उसका एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जिसमें हम कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ चुके हैं। उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन पे टैप करके देख लीजिएगा। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आखिर क्या होते हैं, नाम में ही है नॉन कॉन्टैक्ट। ऐसे फोर्सेस जिसमें जो है दो जो हमारी सरफेसेस हैं जिन पे फोर्स लग रहा है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पे जो आपस में जो है फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कॉन्टैक्ट में नहीं हो। ठीक है, there are forces whose effect can be experienced even when the objects are not in contact। ऐसे भी forces हैं जब ऑब्जेक्ट जो है कांटेक्ट में नहीं हो तब भी एक्सपीरियंस हो सकते हैं, उन्हीं को कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। उन्हीं को क्या बोलेंगे हम, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो आइए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में जो है जानते हैं। सबसे पहला क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। आपने देखा होगा कि जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आयरन है, वो जब किसी मैग्नेट के आसपास भी रहता है तो क्या होता है, उससे आके चिपक जाता है। उसने फोर्स एक्सपीरियंस किया ना, क्यों किया, जबकि जो है वो दूर था उस मैग्नेट से। क्यों किया, क्योंकि मैग्नेट के पास क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ये आपका मैग्नेट है, ठीक है, इससे क्या है, इसकी जो है मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसके आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड होती है। और जहाँ तक ये मैग्नेटिक फील्ड फैली रहेगी, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उतनी स्ट्रॉन्ग उसकी मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ तक ये मैग्नेटिक फील्ड फैली रहेगी वहाँ तक जो है ये फोर्स हमको एक्सपीरियंस होगा। तो जो हमारा मैग्नेट है उससे थोड़ी दूरी पे भी हमको क्या एक्सपीरियंस होता है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है, मैग्नेटिक फोर्स जो है एक्सपीरियंस होता है। इसके लिए बॉडी का बिल्कुल कांटेक्ट में रहना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट्स को जो कि मैग्नेटिक मटेरियल के बने होते हैं। ठीक है, जब दो मैग्नेट्स जो हैं आप उनको पास में लाएंगे तो अच्छा, मैग्नेट के बारे में एक और चीज़ हमको पता है कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर मान लीजिए एक मैग्नेट ये है और दूसरा मैग्नेट ये है, चलिए एक और सेट बना लेते हैं मैग्नेट्स का। ठीक है, इसमें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसका ये ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है। आप देखेंगे कि इसमें साउथ पोल पास में है, मतलब एक जैसे पोल, लाइक पोल्स जो हैं वो एक तरफ हैं। तो ये क्या होंगे, ये जो दो है रिपेल करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे से दूर भागेंगे। जब हम बचपन में वो जो दो मैग्नेट चिपकाने वाले आते थे, उनको जब आप चिपकाते थे आपस में तो एक साइड उसका कैसा होता था, फटाफट से आपस में चिपक जाता था, और दूसरी साइड को कितना भी चिपकाने की कोशिश करो वो चिपकता नहीं था। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, तो जो लाइक पोल्स होते हैं, जो एक जैसे पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, और जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं, जो अनलाइक पोल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जब दो मैग्नेट्स को आप एक पास ले आते हैं तो जो लाइक पोल्स हैं जैसे कि नॉर्थ या फिर साउथ वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं, जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं जैसे कि नॉर्थ और साउथ, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। और हमने ऑलरेडी जो है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में क्या पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसे बनाए जाते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में भी हमको पता है कि जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब तक वो कैसे काम करेंगे, मैग्नेट्स की तरह जो है काम करेंगे। ठीक है, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल, दैट इज अ फोर्स। हमको पता है कि फोर्स क्या है,
पुश और पुल है, ठीक है। जब भी फोर्स की बात आ रही है तो पुश और पुल की बात आएगी। तो यहाँ पर भी ये जो अट्रैक्शन है और ये जो रिपल्शन है, ये क्या है, ये एक तरीके का पुश और पुल है। और अगर पुश और पुल है तो हम इसको फोर्स तो ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, मैग्नेट्स के जो फोर्स होती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। आ गई बात समझ में? Can you recall that a magnet could exert force on another magnet or a magnetic material without being in contact with it? क्या आपको याद है कि आपने बचपन में वो सारे गेम्स खेले मैग्नेट वाले, जिसमें एक्चुअली मैग्नेट दूर भी रहता है तो भी वो फोर्स लगा के जो है किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ खींच लेता है। तो बिना कांटेक्ट में आए कैसे फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। मैग्नेट जो है अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है मैग्नेटिक मटेरियल्स को या फिर दूसरे मैग्नेट्स को, इवन विदाउट टचिंग देम। तो या तो वो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, वो तो पोल कौन सा किधर है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन बिना एक्चुअल कांटेक्ट में आए भी एक फोर्स फील हो रहा है। उसी फोर्स का रिजल्ट क्या आ रहा है, वो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन जो है वो उस फोर्स का रिजल्ट आ रहा है। एक फोर्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से जो है लाइक पोल्स जो है एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और अनलाइक पोल्स जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए जो है हम एक टेस्ट कर लेते हैं एक्टिविटी परफॉर्म करके। हमको क्या लेना है, दो रिंग मैग्नेट्स लेने हैं, दो ऐसे जो है रिंग मैग्नेट्स जो है हमको ले लेने हैं और एक वुडन स्टिक लेना है। अब एक वुडन स्टिक को हमको बिल्कुल ऐसा कर देना है, इसमें एक रिंग मैग्नेट डाला और दूसरा रिंग मैग्नेट ऐसे डाला कि जो इसका पोल है, मतलब जो लाइक पोल्स हैं, जो एक जैसे पोल्स हैं, वो एक दूसरे को फेस करें, ठीक है। तो इसको हमको वर्टिकल पोजीशन में रख देना है। किसको, अपने जो हमारी स्टिक है, वुडन स्टिक। इंसर्ट वन रिंग मैग्नेट ऑन द स्टिक। अब आपको क्या करना है, एक रिंग मैग्नेट डाल दे, उसके बाद जो है दूसरा रिंग मैग्नेट को भी ऐसे डालना है कि लाइक पोल्स जो हैं उस मैग्नेट के एक दूसरे को फेस करें। तो हम एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या करने की कोशिश करें कि मैग्नेटिक फोर्स सच में होता है, नहीं होता है, या फिर अगर होता है तो कॉन्टैक्ट है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो आप देखेंगे कि जब एक को आपने जो है पहले डाल दिया, उसमें ऊपर दूसरा एक रिंग मैग्नेट डाला, और कैसे डाला कि दोनों के जो पोल्स हैं, अगर ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है तो ये भी नॉर्थ पोल, दोनों पोल कैसे करें हमने, दोनों पोल्स को सामने सामने ले आए। तो क्या होगा, लाइक पोल्स एक दूसरे को तो रिपेल करते हैं, तो ये इसमें नहीं चिपकेगा, है ना। लाइक पोल्स अगर रिपेल कर रहे हैं तो ये दूर उसको जो है, अगर आप उसको हाथ से दबाने की भी कोशिश करेंगे तो आपको फील होगा कि एक ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, और आपको फील होगा कि वो जो चिपकना नहीं चाह रहा है, वो जो हमारा मैग्नेट है वो कैसा हो रहा है, वो जो है एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। स्ट्रॉन्ग एक हमको रिपल्शन फोर्स जो है फील होगा, ठीक है। तो क्या अभी भी फ्लोटिंग है हमारा जो मैग्नेट, हमारा जो सेकेंड वाला मैग्नेट है, क्या वो फ्लोटिंग है या वो चिपक गया। अब क्या करना है, इसको निकालिए। अब आपको दूसरा वाला जो, अब इसको निकाल के क्या करना है, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, वापस से इंसर्ट करेंगे इसको फ्लिप करके, इसको जो है हम साउथ पोल करेंगे। अब क्या होगा, अब आप देखेंगे जैसे ही आपने रिंग में दूसरा डाला वो फटाफट से जाके जो है इससे चिपक जाएगा। क्यों, क्योंकि अनलाइक पोल्स जो है अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे अट्रैक्शन वाला फोर्स जो है लगेगा और वो फटाफट से जाके जो है चिपका लेगा, ठीक है। We find that magnet can exert force on one another without being in contact with it. हमने यहाँ से क्या देखा कि मैग्नेट जो है एक दूसरे पे जो है फोर्स जो है लगा रहे थे, और जबकि वो एक्चुअल में कांटेक्ट में नहीं थे तब भी वहाँ पे फोर्स जो है वो लग रहा था। तो जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है मैग्नेट पे दूसरे मैग्नेट के थ्रू या फिर किसी मैग्नेटिक मटेरियल पे, उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। एक ऐसा फोर्स जो कि एक मैग्नेट एक्सर्ट करता है दूसरे मैग्नेट पे या फिर किसी मैग्नेटिक मटेरियल पे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। सिंस अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट a force from a distance without being in contact, it is called non contact force। अब आपने देखा कि मैग्नेट जो था उसमें जो है हमको बिना कांटेक्ट में आए भी फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स वो फील हो रहा था। तो अच्छा, वो जो चिपक गया, अब आप बोलोगे कि दो मैग्नेट्स आपस में चिपक गए, कांटेक्ट तो हो गया,
गया? नहीं, बात क्या हो रही है यहाँ पे, वो चिपके क्यों? क्योंकि दूर से ही एक फोर्स लग रहा था, वो रिजल्ट है उस चीज का। जैसे हमारे बाकी जो केसेस थे कॉन्टैक्ट फोर्सेस वाले, उसमें क्या हो रहा था, कॉन्टैक्ट में आने के बाद फोर्स लग रहा था, लेकिन यहाँ पे पहले फोर्स लगा है फिर कॉन्टैक्ट में आया है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। अब रिपल्शन में तो हमको दिख रहा है कि कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी एक फोर्स जो है हम फील कर पा रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जो बॉडीज हैं हमारी, जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। क्या और भी ऐसे फोर्सेस हैं जो कि दूरी से, डिस्टेंस से लगते हैं? आइए एक और फोर्स जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके बारे में जानते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हो सकता है ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है, ये वाला एक्सपेरिमेंट तो हो सकता है आप में से कई लोगों ने किया हो। इसमें क्या चाहिए हमको, एक प्लास्टिक के स्केल या स्ट्रॉ चाहिए, एक पॉलीथीन चाहिए, और जो है बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर चाहिए। आपको जो है बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर ले लेना है। अब क्या करना है, आपने जो स्केल ली थी या फिर आपने जो स्ट्रॉ लिया था उसको उस पॉलीथीन में अच्छे से क्या करिए, रब कर दीजिए, ठीक है। और जो है जहां पे आपने रब करा है, जिस पार्ट पे जो स्केल है उसके जिस पार्ट को आपने रब करा उसको टच नहीं करना है, ठीक है। Now bring it close to the small pieces of paper placed on the table, taking care that not to touch the paper pieces. Do you notice something surprising? अब आपको क्या करना है कि आपने रब जो किया है वो वाला जो पार्ट है हमारी स्केल का, उसको जो है हमको बिना किसी और चीज से टच कराए उन पेपर्स के पास ले जाना है। अच्छा, ऐसे ले जाना है कि उन पेपर को टच नहीं कराना, उनसे थोड़ी सी जो है डिस्टेंस रखनी है। तो क्या आप कुछ नोटिस करेंगे, कुछ सरप्राइजिंग नोटिस करेंगे? आप देखेंगे कि जो पेपर पीसेस हैं वो आपकी स्केल या फिर स्ट्रॉ से जो है क्या होंगे, वो चिपकने लगेंगे, ठीक है। जब आप उसको क्लोज ले जाएंगे तो वो पेपर पीसेस जो है आके उससे क्या होंगे, चिपकने लगेंगे। आप एक्चुअल उसको टच नहीं कराएंगे, थोड़ी सी दूरी भी रहेगी तब भी क्या होंगे, वो चिपकने लगेंगे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब दो ऑब्जेक्ट्स सर्टेन मटेरियल के, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल्स के अंदर कि वो जब दो ऑब्जेक्ट्स जो है आपस में रब होते हैं तो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो हैं वो बिल्ड हो जाते हैं उनके सरफेसेस पे। क्या कहने का मतलब है कि जब हमने पॉलीथीन को और जो हमारा स्केल था उसको रब किया था तो वो दोनों अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं, तो उनमें क्या हुआ, उस रब करने के चक्कर में, उस रबिंग में क्या हुआ, उनमें दोनों में चार्ज डेवलप हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो गए। अब यही इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया एक्शन में। आइए समझते हैं इसको भी, ठीक है। ये जो चार्जेस हैं ये क्या हैं, स्टैटिक चार्जेस हैं, एज दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ। समझने की बात क्या है, ये जो चार्जेस हैं ये स्टैटिक चार्जेस हैं, रुके हुए चार्जेस हैं, ये मूव नहीं कर रहे हैं। यही चार्ज जब मूव करने लगते हैं, जब हमने सेल में लगा दिया, यही चार्ज जब मूव करते हैं तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। यही जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो होने लगती है। तो अभी क्या है, अभी ये जो चार्ज हैं जो रब करके हमने रब करा है दो सरफेस को, उससे जो चार्ज डेवलप हुआ है वो कैसे हैं, स्टैटिक हैं। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, ठहरा हुआ। तो इलेक्ट्रिक चार्ज रुका हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक। आ गई बात समझ में? इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है रुका हुआ, वैसा जो हमारा फोर्स है जो इनकी वजह से फोर्स लग रहा है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। आ गई बात समझ में? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये ही होता है, जो ऑब्जेक्ट है जो स्टैटिक चार्ज अक्वायर कर रहा है उसको कहते हैं चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अब जैसे जब रबिंग हुई तो उसमें से जिस ऑब्जेक्ट ने जो है, जिसके ऊपर चार्ज आ गया, जो चार्ज हो गया, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया उसको हम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जो है वो अट्रैक्ट करता है, दैट इज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन
uncharged objects made of certain materials such as small pieces of paper. This force comes into play even when bodies are not in contact. तो एक अगर चार्ज जो ऑब्जेक्ट है, जैसे इस केस में क्या था, इस केस में हमारा स्केल क्या हो गया था, चार्ज हो गया था। तो जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और तब भी अट्रैक्ट करेगा जब वो एक्चुअल कांटेक्ट में नहीं होंगे। मतलब कि थोड़ी दूरी से भी जो है, जैसे इन पीसेस ऑफ पेपर को क्या किया था, थोड़ी दूरी से ही अट्रैक्ट कर लिया था। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो है एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट जो कि हमारे पीस ऑफ पेपर थे उनके पास ले गए थे, उनसे टच नहीं कराया था, उनके पास ले गए थे और तब ये अट्रैक्ट कर ले रहा था उनको। उस चार्जिंग की वजह से वो पेपर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और एक्चुअल कांटेक्ट जो है नहीं था। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो लेट अस डू अनदर एक्टिविटी विद ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अब आइए जो है, हमने एक स्केल और पॉलीथीन तो देख लिया, आइए और भी मटेरियल्स के ऑब्जेक्ट्स को जो है हम ऑब्जर्व करते हैं। अब क्या लेना है, 2 बलून लेने हैं और थ्रेड लेना है और वुलन क्लॉथ लेना है। हमको 2 बलून लेने हैं और जो है हमको धागा लेना है और वुलन क्लॉथ लेना है और ये सेटअप बना लेना। 2 बलून को थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे जो है हमको चिपका देना है। ठीक है, अब इन्फ्लेट कर लीजिए दोनों बलून्स को और जैसे फिगर में दिया हुआ है वैसे हमको सेटअप बना लेना है। नेक्स्ट क्या करना है, रब बोथ बलून्स विद द वुलन क्लॉथ एंड रिलीज देम। अब आपको दोनों जो हमारे बलून्स हैं उनको वुलन क्लॉथ से उनकी जो सरफेस है उसको रब करके और फिर जो है छोड़ देना है, वहाँ से वुलन क्लॉथ हटा लेनी है। और क्या ध्यान में रखना है कि जो पार्ट पे आपने रब करा है उसको अपनी फिंगर्स से टच नहीं करना है, वो पार्ट बलून्स का आपको टच नहीं करना है। What do you observe? We observe that the balloons move away from each other as if they are repelling each other. हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो हमारे बलून्स हैं ये एक दूसरे से वो वुलन क्लॉथ रब करने के बाद जो है दूर दूर भागने लगेंगे, जैसे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हो। ठीक है, तो रिपेल किस केस में करते हैं, जब एक जैसे पोल्स जो हैं पास पास आ जाएं। जब एक जैसे पोल सामने सामने होते हैं तब मैग्नेट रिपेल करते हैं। वैसे ही चार्जेस का भी होता है, जब सिमिलर चार्जेस, जैसे 2 तरीके के सिर्फ चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब एक जैसे चार्जेस जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव आमने सामने आ जाए तो रिपेल होगा, अगर नेगेटिव नेगेटिव आमने सामने आ जाए तो रिपेल होगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको रिपल्शन देखने को मिल रहा है। अब नाउ ब्रिंग द वुलन क्लॉथ यूज्ड फॉर रबिंग द बलून्स क्लोज टू वन ऑफ द रब्ड बलून्स। व्हाट हैपेंस, अब आपको क्या करना है कि जो बलून है और जिससे हमने रब किया था वो जो वुलन क्लॉथ था उसको जो है एक बलून के पास लेकर आइए। They move towards each other as if they are attracting each other. तो यहाँ पे वो जो हमारा बलून है और जो हमारा क्लॉथ है वो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, जैसे कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हों। ठीक है, आपको यहाँ से क्या, इस ऑब्जर्वेशन से जो है आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, we found that 2 similarly charged balloons repel each other. अब हमको कैसे पता चला कि सिमिलरली चार्ज हैं, क्योंकि दोनों ही बलून की सरफेस को हमने एक ही चीज से रब किया था तो उन पे दोनों पे एक जैसा चार्ज आया था। इसलिए जब सिमिलर चार्जेस आ गए तो क्या हुआ, वहां पे रिपल्शन देखने को मिला। Whereas charged balloon and the woolen cloth with which the balloon was rubbed attract each other. और क्या हुआ कि जो हमारा बलून चार्ज था और वो जो हमारा वुलन क्लॉथ था वो क्या हो रहे थे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। इसका मतलब दोनों पे सिमिलर चार्ज नहीं था, एक चार्ज था एक अनचार्ज्ड हो सकता है। ठीक है, does this indicate that the charge on the balloon is of a different kind from the charge on the woolen cloth? क्या आपको यहाँ से ये लग रहा है कि जो हमारा बलून है उस पे अलग चार्ज है और जो वुलन क्लॉथ है उस पे अलग चार्ज है? Does it mean that there are
टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, क्या यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि दो तरीके के इलेक्ट्रिकल चार्जेस हो सकते हैं? बिल्कुल होते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, दो तरीके के चार्जेस होते हैं जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। सिंस द बलून वर चार्ज्ड इन द सेम वे वी कैन से दैट दे हैव अक्वायर्ड सिमिलर चार्जेस, क्योंकि जो हमारे दोनों बलून्स थे उनको हमने सेम क्लॉथ से किया था और दोनों को ही रब किया था, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हाँ, दोनों पे जो भी हुआ सिमिलर हुआ, तो चार्जेस भी क्या आएंगे, दोनों पे सिमिलर आएंगे। As the similarly charged balloons repelled each other, we can infer that similar charges repel each other. अब क्या हुआ, हमने देखा कि जब similarly charged balloon जो है एक दूसरे को repel कर रहे थे, इसका मतलब जो like charges हैं, जो similar charges हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को repel करते हैं, ठीक है। Both the rubbing object and the rubbed object gets charged. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि जिस ऑब्जेक्ट से हमने रब किया वो वुलन क्लॉथ, और जो ऑब्जेक्ट का सरफेस रब हुआ वो बलून, वो दोनों ही क्या हो रहे हैं, चार्ज हो रहे हैं, बट दे अक्वायर ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस, लेकिन वो अलग अलग तरीके के चार्ज जो है वो अक्वायर कर रहे हैं। ये हमको कैसे पता चला, ये हमको अट्रैक्शन जो दिखाया हमारे बलून और वुलन क्लॉथ ने, वहां से पता चला। देयर अट्रैक्शन ये बताता है कि ऑपोजिट काइंड या फिर अनलाइक चार्जेस जो थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि लाइक चार्जेस वाले तो रिपेल कर रहे थे। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि जो बलून है और जो वुलन क्लॉथ है उस पे तो लाइक चार्ज नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, तो इसका मतलब कि उस पे दूसरे तरीके का चार्ज होगा। तो जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। Two kinds of static charges are said to be positive and negative. जो दो तरीके के static charges हैं वो कौन कौन से हैं, पहला पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है, ठीक है। आ गई बात समझ में। The force exerted by a charged body on another charged body or an uncharged body is called electrostatic force. It is a non-contact force. तो जो force एक charged body लगा रही है, एक charged body चाहे दूसरी charged body पे या फिर एक uncharged body पे जो force लगाती है उसको हम electrostatic force कहते हैं, ठीक है। अब चार्जेस की बात आ रही है और वो रुके हुए चार्जेस हैं, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसका नाम है। और ये कैसा है, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। दूर से ही देखा था हमने, क्या अट्रैक्शन हो रहा था, तो इसका मतलब क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट्स का कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी नहीं है, नॉन कॉन्टैक्ट तरीके का ये जो हमारा फोर्स है वो है, ठीक है। आइए देखते हैं अ स्टेप फर्दर में क्या है आज। तो व्हेन द चार्जेस मूव दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। यही जो स्टैटिक चार्जेस हैं जब वो मूव करने लग जाएं तो हम क्या बोलते हैं, इनको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये फ्लो करते हैं। इट इज़ द सेम करंट विच मेक्स अ लैम्प ग्लो। ये वही करंट है जो हमारा पंखा चलाता है, हमारा बल्ब को ग्लो करवाता है, जनरेट्स हीटिंग इफेक्ट और अ मैग्नेटिक इफेक्ट। हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी जो है जब वो फ्लो करती है तो उसके पास हीटिंग इफेक्ट भी होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। ये ही चार्जेस जब फ्लो करने लगते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तो हम अलग अलग अप्लायंसेस यूज कर पाते हैं और साथ ही साथ जो है हम इनका मैग्नेटिक और जो है हीटिंग इफेक्ट भी देख पाते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक और हीटिंग इफेक्ट मैं ऑलरेडी आपको जो है प्रीवियस चैप्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर था उसमें पढ़ा चुकी हूँ। आइए अब देखते हैं कि आखिर एक और तरीके का जो हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में आइए सबसे पहले एक एक्टिविटी करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन करके देखते हैं। टेक अ बॉल एंड थ्रो इट वर्टिकली अपवर्ड्स, डज इट कम डाउन। आपको क्या करना है, एक बॉल लेना है, उसको जो है ऊपर फेंकना है। जब आपने फेंका ऊपर तो क्या वो वापस से नीचे आ गया। Now throw it again, but this time harder. Does it still fall back down to the ground? अब आपको क्या करना है, उस बॉल को वापस से फेंकना है, लेकिन और जोर लगा के फेंकना है। तो क्या आपने देखा इस बार भी वो नीचे आ गया।
Think about different situations around you where any object thrown up in any direction finally falls or comes back to the ground. अब आपको जो है अलग अलग सिचुएशन सोचे, आपने बॉल ऊपर फेंकी, सामने फेंकी, कोई चीज़ जो है पेड़ से गिरी, कुछ भी हुआ, क्या आप जो है नोटिस कर पा रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में अगर जो है फेंका गया है फाइनली वो जो है ज़मीन पे ही आके गिर जाता है? क्या ये चीज़ आप नोटिस कर पा रहे हैं? तो since all the objects fall towards the earth, it means earth attracts या फिर pulls them. तो क्योंकि सारे ही ऑब्जेक्ट्स जो हैं, आप यहाँ पे भी देखिए, चाहे कुछ हाथ से गिरा, ये पेड़ से गिर रहा है, हम जंप कर रहे हैं, बॉल है, या फिर जो है हम पूल में कूद रहे हैं, कभी किस इन सारे ही सिचुएशंस में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अर्थ की तरफ आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करती है, मतलब कि अपनी तरफ चीज़ों को पुल करती है। ठीक है, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स itself is called the gravitational force. जिस फोर्स से अर्थ जो है ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है उसको क्या कहते हैं? उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, बस वही बात है कि नाम ही है ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ग्रेविटी जो है, जो हमारे अर्थ का फोर्स है, जिस फोर्स से वो खींच रहा है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह देंगे। ठीक है, The gravitational force exerted by earth is also called फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या फिर सिंपली उसको ग्रेविटी भी कहते हैं। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, या फिर नॉर्मल जो हमारा डेली लैंग्वेज है उसमें हम उसको सिर्फ ग्रेविटी भी बुलाते हैं। ठीक है, सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स विदाउट कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट इट अट्रैक्ट्स, इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्योंकि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप देखेंगे कि जो हमारा अर्थ है, बॉल जो हमने ऊपर फेंकी थी वो उसके कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको अपनी तरफ जो है पुल कर रही है। तो ये किस तरीके का फोर्स हुआ? ये नॉन कांटेक्ट फोर्स का जो है एग्जाम्पल हुआ। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स अनलाइक मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच कैन ईदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा ही अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वेयर एज आप अगर देखेंगे हमने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था वो भी नॉन कॉन्टैक्ट था, हमने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था वो भी नॉन कॉन्टैक्ट था। डिफरेंस क्या है कि ये दोनों जो हमारे फोर्सेस हैं वो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। कभी भी देखा है कि जो हमारी ग्रेविटी है या फिर जो हमारी अर्थ, हम उस पर खड़े और उसने हमको पुश कर दिया? ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पुल करती है अपनी तरफ, जो है ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, You might have noticed that when an object is dropped from a height, it takes a straight vertical path downwards before touching ग्राउंड। आपने देखा होगा कि जब आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है फेंकते हैं, चाहे आप बिल्कुल ऐसा सीधा फेंकिए या फिर सामने कोई ऑब्जेक्ट को फेंकिए, ज़मीन पे आने से पहले क्या होता है? वो वर्टिकल हो जाता है। चाहे आपने जो है फेंका किसी ऑब्जेक्ट को तो वो भले ही यूं गया, लेकिन ज़मीन पे गिरने से पहले कैसा हो जाता है? वो वर्टिकल हो जाता है। आपने किसी चीज़ को ऊपर फेंका, वो वर्टिकली ज़मीन पे जो है गिरता है। When an object is thrown vertically upwards, the object moves up straight, slows down, stops momentarily at the top and then takes a straight vertical path downward. अब क्या हो रहा है कि आप जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, आपने क्या किया, ये बॉल था, आपने इसको ऊपर फेंका तो ये ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो है इसमें क्या हो रहा है कि ये ऊपर तो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इस पे जोर लगाया था, हमने एक फोर्स लगाया और इसको हमने ऊपर फेंका। अब हमारा फोर्स लगना बंद हो गया क्योंकि हमारे हाथ से अब ये बाहर निकल गया है, लेकिन इस पे ग्रेविटी तो काम कर रही है, तो वो उसको क्या करेगी? नीचे खींचेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, तो हमेशा अगर अट्रैक्टिव है तो किधर को खींचेगा? उसको नीचे खींचेगा। अब हमने जितना फोर्स लगा दिया वो तो ठीक है, तो उसके चक्कर में क्या हुआ? ग्रेविटी ने जब नीचे फोर्स लगाया तो इसकी स्पीड ऊपर जाते जाते क्या होगी? धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो एक जगह पर ये जाते जाते
जब ग्रेविटी जो है इसको खींचती रहेगी खींचती रहेगी खींचती रहेगी तो क्या होगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। फिर एक जगह ऐसा आएगा कि हमने जो फोर्स लगाया था और ग्रेविटी ने जो फोर्स लगाया था वो बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमने ऊपर को फोर्स लगाया था और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जब वो बराबर हो गई तो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए वो बराबर होगी, वहां पे जाके ये क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि जब फोर्स बैलेंस्ड होता है तब ऑब्जेक्ट जो है वो रुक जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जो हमने एक्सटर्नल बाहर से फोर्स से उसको फेंका था वो बराबर हो गए, तो बस थोड़े मोमेंट के लिए बस ऊपर जाके एक बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए जो है रुका। और अब क्या हुआ, अब हम तो एक्स्ट्रा फोर्स लगा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे हाथ से तो जा चुका है, लेकिन ग्रेविटी अभी भी काम कर रही है। अब ग्रेविटी हावी हो जाएगी, अब ग्रेविटी जो है स्ट्रांग पड़ने लगेगी तो वो उसको अपनी तरफ जो है पुल कर लेगी। अब ये जो बॉल है वो नीचे आने लगेगा क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जिधर का फोर्स ज्यादा होता है मूवमेंट हमको वहीं पे देखने को मिलता है। यहाँ पे यही लिखा है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को जो है ऊपर फेंकते हैं तो वो पहले क्या ऊपर जाता है स्ट्रेट, फिर उसकी जो है धीरे धीरे क्या होती है, स्पीड कम होने लगती है क्योंकि ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है उसको। फिर जब हमने जो फोर्स लगाया था और ग्रेविटी का जो फोर्स है जिस पॉइंट पे वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा वहां पे बैलेंस्ड फोर्स है, वहां पे रेस्ट में आ जाएगा बॉल। अब हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा सकते हैं तो ग्रेविटी क्या होगी, वो अभी भी खींच रही है, अब वो भारी पड़ने लगेगी, तो अब जो है वहां से वापस से बॉल जो है वो नीचे आने लगेगा। आ गई बात समझ में, ऐसा होता है। तो while going up, the speed of the object goes on decreasing till the object comes to stop. Its direction of motion changes and while coming down, the speed goes on increasing. अब जब ऊपर जा रही है तो मैंने आपको बताया कि ऊपर जा रही है तो स्पीड जो है ऊपर जाते जाते धीरे धीरे कम होगी, फिर एक जगह आएगा कि वो रुक जाएगी। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो गया। पहले जब ये वाला जो हमने फोर्स से फेंका था, जिस फोर्स से, जब वो फोर्स का जो अमाउंट है वो बड़ा था, जब उसका मैग्नीट्यूड बड़ा था तो वो ऊपर को जा रही थी तो डायरेक्शन कैसा था, ऊपर को था। लेकिन जब अब ग्रेविटी ज्यादा भारी हो गई है, ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया, अब वो बॉल जो है नीचे आने लगेगी। ठीक है, और उसकी स्पीड जो है, क्योंकि मैग्नीट्यूड अब कोई और फोर्स तो है नहीं, सिर्फ ग्रेविटी ही बची है, तो उसको क्या करेगी, बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचेगी और नीचे आते आते स्पीड जो है वो भी बढ़ने लगेगी क्योंकि मोशन भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, पुल भी ग्रेविटी उसी डायरेक्शन में कर रही है, तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, वी से दैट द ऑब्जेक्ट अंडरगोज अ वर्टिकल मोशन when it moves in a vertical direction under the influence of gravitational force। हम क्या कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल मोशन कर रहा है जब वो जो है वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करता है, मतलब कि वो वर्टिकली डाउनवर्ड जो है आ रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में, ग्रेविटी कैसे काम करती है, कैसे स्पीड जो है बढ़ रही है, घट रही है, रेस्ट पे आ रहा है। ग्रेविटी हमेशा ही जो है वो पुल करती है, हमेशा अट्रैक्टिव होती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। ये सारी बातें आई होप अब जो है आपको ग्रेविटी के बारे में जो है समझ आ गई होंगी। ठीक है, डज द अर्थ पुल एवरी ऑब्जेक्ट विद इक्वल फोर्स? क्या जो अर्थ है सारे ही ऑब्जेक्ट्स को इक्वल फोर्स से जो है खींचती है? इसके लिए हमको जानना पड़ेगा वेट के बारे में। अब बात ये है कि आप अगर एक बड़ा बॉल है या फिर एक जो है मेटल का बॉल है, लोहे का बॉल है, एक नॉर्मल हमारा गेंद है जो हम खेलते हैं उसको फेंकोगे और मेटल की बॉल फेंकोगे, किसको जो है आप ज़्यादा ऊपर तक फेंक पाओगे? दोनों की वेट में डिफरेंस है ना, दोनों का जो भारीपन है, वेट क्या है, मास क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी ये समझिए कि दोनों का जो भारीपन है वो तो अलग अलग आपको फील हो रहा है ना। आप नॉर्मल बॉल को ज्यादा ऊपर तक फेंक पाएंगे लेकिन जो हमारी मेटल की बॉल है उसको आप बहुत ऊपर तक नहीं फेंक पाएंगे। तो अर्थ जो है क्या सारी ही चीजों को इक्वल फोर्स से फेंक रही है? अब ये आपको जो है सोचना है, मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है और आज के लेक्चर में बस इतना ही।
नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि वेट क्या होता है, उसको मेजर कैसे करते हैं। और अगर आपको और भी हमारे लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में हैं, वो भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।